मॉर्निंग। नो। यस केतकी, गुड मॉर्निंग। प्रणीत, वेदश, देव, जैद। विदेश नाम है, विदेश नाम है। वैदेश। भाई विदेश, विदेश जाएगा वैदेश तो। वैदेश राइट। वैदेश। वाह, सिलेक्ट करके नाम लाते हो यार विदेश आप। हैं? क्या नाम है? रॉकस्टार। तुम सभी रॉकस्टार दिख रहे हो मुझे तो यहाँ पे। हेलो, क्या हाल है? चलो जी। ये क्या उल्टा दिख रहा है इसमें तो? इधर उल्टा दिख रहा है। अरे लेकिन मेरे को चलेगा ना ऐसा? वाह, देखो रिकॉर्डिंग बराबर हो रही है मतलब। ऐसा है क्या? जोरदार है यार ये तो। चलो जी, आ जाओ। हाँ जी, अब बताओ तुम्हारा सबसे पहले तो स्टेटस बताओ, कहां तक कहां पहुंच चुके हो तुम? अकाउंट्स कंप्लीट? लॉ कंप्लीट? नहीं। 2 यूनिट मतलब? ओ, इंटेक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है कि 2 यूनिट छोटे छोटे से होंगे वो तो। हाँ, तो एक ये लॉ में एक ये बाकी है बस। मेरे को लगता है कि 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन, हद से हद। ठीक है, और अकाउंट्स पार्टनरशिप में छोटा सा पोर्शन है, डिसोल्यूशन वो बाकी है। डिसोल्यूशन आसान है। अच्छा, डेथ और डिसोल्यूशन बाकी है। रिटायरमेंट हो चुका है, चालू है। बाकी वो भी कंप्लीट हो गया है। चलो। है? क्या कह रहे हो, समझा नहीं। अच्छा, नवनीत सर। हाँ हो जाएगा, वो सर तो करवा देंगे आपका। और और क्या है? इकोनॉमिक्स तो चलो बता ही दिया तुमने। एक और मैथ्स और स्टेट्स, उसमें क्या हालचाल है? वो पूरा हो गया? अरे, अरे 4-5 बार हो गया, वाह। फोड़ के आओगे मतलब इस बात तो तुम उसमें, है ना? इस बार तो तुम फोड़ के आओगे मतलब उसके अंदर। चलो एक छोटे से ग्लिम्स लेता हूं आपका, ऐसे ही छोटा सा इनिशियल कर रहे हैं ऐसे ही एक बार। डेरिवेटिव्स है क्या तुम्हारे सिलेबस में? डेरिवेटिव्स है? हो गया या अब होना है? अब्बट सर ने लिया होगा। अच्छा, वैभव सर ने लिया है क्या? मैथ्स में बोल रहे हो क्या? मैथ्स या स्टेट्स में है क्या? मैं सोचा इकोनॉमिक्स में आपके डेरिवेटिव्स है। चलो, छोटा सा ट्रायल लेते हैं आपके, ऐसी जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ आज। सभी रिलैक्स रिलैक्स मोड में चलने वाले हैं अभी आज अपन। फिर 2 या 3 दिन के अंदर अपन इसे क्लोज कर देंगे, ठीक है ना? आज तो जस्ट पहला दिन है, तो आज पहली तारीख है, कुछ मीठा है खाना, है ना? सुना होगा ना, कुछ मीठा हो जाए। डेरी मिल्क, कैडबरी डेरी मिल्क, राइट? चलो जी। वो लड्डू ले, हाँ लड्डू, वो भी कैडबरी के आते हैं वो भी। 1 रुपए का आता है, 10 रुपए का आता है? 5 और 10, 2 रुपए का भी आता है क्या? इतनी सी चॉकलेट आती होगी। वाह। चलो, सर क्या पढ़ाने आया हो गोलियां खाने आया हो आप? कमाल कर रहे हो सर। हाँ जी, तो अब मैं तुमसे एक छोटी सी चीज पूछता हूँ, अकाउंट जो तुम्हारा मेजर एरिया है उससे रिलेटेड पूछता हूँ, तुम्हारे फंडामेंटल से रिलेटेड। अच्छा, मैंने तुम्हें तो बताया भी था अकाउंटिंग एंट्री का कंसेप्ट, है ना? बाकी सबको भी एक बार बता देता हूँ, अगर किसी को कोई स्ट्रगल आ रहा हो तो शायद उससे हेल्प हो जाएगा। बैंक रिकंसिलिएशन के बारे में भी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा तुमसे। नाउ मुझे बताओ, फिर अपन स्टार्ट करते हैं इसको। थोड़ा सा तुम जब तक सेट हो जाओ, माहौल एकदम प्रॉपर हो जाए तुम्हारा। हाँ जी, लेट्स अज्यूम, एक छोटी सी एंट्री दे रहा हूँ सभी को। अपन का एक, अपन सब है कंपनी है अपन, ठीक है? अपनी का कंपनी का नाम क्या बनाए? यूनिक एम्बिशियस बना दो, चलो ठीक है। तो अपनी कंपनी है यूनिक एम्बिशियस। अब यूनिक एम्बिशियस क्या है? सर्विसेज लेती है। बड़ा काम कर रहे हैं अपन, बड़े बिजनेसमैन है अपन, राइट? अब बड़े बिजनेसमैन है तो छोटी छोटी सर्विसेज तो चाहिए चाहिए ना, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस में छोटी छोटी सर्विसेज तो रिक्वायर्ड होती है, राइट? यस। तो आप बड़े बिजनेस में अपन ने एक हाउस कीपिंग सर्विसेज वाले को बुलाया, एक सिक्योरिटी वाले को बुलाया। मैंने कहा चल भाई, महीने का फाइनल कर, 1 लाख रुपया देंगे तेरे को महीने का सिक्योरिटी।
बराबर, है ना, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो महीने का 1 लाख रुपए एक अपन ने उसे फाइनल कर दिया सिक्योरिटी को। हाँ लेता है। अरे हम तो 2-2 लाख रुपए देते थे, हमारे ऑफिस में 2 लाख रुपए पे करते थे हम सिक्योरिटी वालों को। सो हाँ है 24/7, 24/7। और अब देखो हमें कहाँ कहाँ सिक्योरिटी लगती है, सुनो, सिक्योरिटी हमें कहाँ कहाँ लगती है। एक तो नॉर्मल आप सोचते हो जो एंट्रेंस होता है वहां लगती है, उसके अलावा हमारे पिकअप एंड ड्रॉप्स हुआ करते थे, है ना, तो उसमें भी हमारी सिक्योरिटी लगती थी। ठीक है, उसके अलावा रोटेशन होता था, ठीक है, वहां लगती थी, पेंट्री वहां लगती थी, स्टोर वहां लगती थी, तो 2-2.5 लाख का अमाउंट बनता था, राइट। तो अब तुमने अपना तो अभी स्टार्टिंग फेस है, तो 1 लाख रुपए ठीक है, अभी तो अपने लिए बाद में बढ़ाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आप सिक्योरिटी एजेंसी, लेट्स अज्यूम इनकी सिक्योरिटी एजेंसी है, क्या नाम है आपका, ध्रुव तारा सिक्योरिटी एजेंसी, राइट। सो ध्रुव की एक सिक्योरिटी एजेंसी है, ध्रुव सिक्योरिटी सर्विसेज। सर ये आएंगे, हाँ जी यूनिक एम्बिशियस। सर महीना भर हो गया, बिल दिए हुए पैसा नहीं आया, देते हैं, ये यूनिक एम्बिशियस के लीड है, ठीक है ना, क्या नाम आपका, प्रत्युष, प्रत्युष, ओके, ठीक है, सिंपल सिंपल नाम रखा करो ना तो बोलने में आसान रहे। तो क्या नाम था उसका, विदेश, हाँ वही देश, कितने कॉम्प्लिकेटेड नाम रखते हो रे तुम, है ना। तो यहाँ पे ध्रुव ने बिल रेस किया, किनको, प्रत्युष को, मैंने यूनिक के हेड को। बिल रेस किया, बिल तो पता होगा, सिंपल बिल मतलब क्या होता है, अरे बिल मतलब क्या होता है पता है ना, हाँ बिल बोल रहा हूं, दूसरा मत समझना, बिल की बात नहीं कर रहा हूं, बिल की बात कर रहा हूं, इनवॉइस की बात कर रहा हूं, ठीक है। दिल नहीं दे सकता ये है, तुमने थोड़ी देखा यार ये देना भी है ना भाई ध्रुव। अरे वो ध्रुव है ध्रुव। चलो आ जाओ, ये इनवॉइस रेस किया ध्रुव ने, किस पे रेस किया, यूनिक एम्बिशियस, टू यूनिक एम्बिशियस, ठीक है। क्या लिखा है इसने, सिक्योरिटी सर्विसेज फॉर द मंथ ऑफ, लेट्स अज्यूम अभी कौन सा महीना चल रहा है, तो अप्रैल का कर लेते हैं क्योंकि अप्रैल खत्म हो चुका है, ठीक है ना। इसने अप्रैल का बिल रेस कर दिया, 30 अप्रैल को रेस कर दिया, ठीक है, 1 लाख रुपए का, जीएसटी भी लगा दी इसने, जीएसटी लेट्स अज्यूम 18% के हिसाब से 18,000 रुपए, टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 1,18,000 रुपए। जीएसटी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है क्या, है तो रखू नहीं तो हटाऊं, तुम्हारे आया हुआ है कभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कोई, आया हुआ है ना पक्का। तो ये जीएसटी का क्या करते हो तुम, पता है तुम्हें क्या करते हो, बाद में बताता हूं, पहले छोटे फेस पे आओ फिर बड़े फेस पे आते हैं, अभी समझाऊंगा समझाऊंगा, टेंशन ना लो। ये 1 लाख रुपया हो गया तुम्हारा, ठीक है। ध्रुव ने इनवॉइस रेस किया, ठीक है, ध्रुव ने इनवॉइस रेस किया, ध्रुव आपकी बुक्स में क्या ट्रीटमेंट लोगे, और यस यूनिक के प्रत्युष क्या आप बुक्स में ट्रीटमेंट लोगे, तो ये रही यूनिक की टीम, ये रही ध्रुव की टीम। यूनिक में क्या इतने से लोग हैं यार, क्या करते हो, आदमी बढ़ाओ, मैन पावर बढ़ाओ, क्या करते हो, हैं मेहनती लोग हैं, इतनों के बराबर हम काम कर लेते हैं, हम फालतू की ठालागिरी नहीं करते हैं ना, हाँ। यस 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 यस, बोलो जी क्या करोगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग इन बुक्स ऑफ, अभी रुक जाओ, इन बुक्स ऑफ प्रत्युष, है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे सुन तो लो मेरे भाइयों, हाँ जी क्या एंट्री करोगे, सिंपल एंट्री बोलिए, कोई ज्यादा बड़ा भारी एंट्री नहीं बोली है। अरे बिल तो आ गया ना, बिल आ गया, अब आपको, हाँ ये प्रत्युष इतने लोग रखते हो, काम तो कोई नहीं करता है, बातें बातें में टाइम वेस्ट कर देते हैं, ये प्रत्युष तो ये रहा, ध्रुव, रुको 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 रुको, आप में से कोई एक एक जना मेरे को, हाँ आप ठीक है 2 मिनट रुक जाओ, यस, आप में से कौन देगा ये,
अच्छा बस अब 2 दिनों के अलावा कोई बात ना करें, कृपया सभी ध्यान रखें, 2 के अलावा कोई बात ना करें। यस, तो बताओ प्रत्युष, क्या बुक्स में एंट्री करोगे? अच्छा, लिखना ये सभी एंट्री, मैं चलो मैं ही लिखता हूं, तुम क्या लिखोगे? यूनिक की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं ये, क्या बोल रहे हो सर? ओके, चलो जी आप बताओ जरूर, आपकी कंपनी में भी तो बुकिंग करोगे हमारे? अच्छा, ये ऐसा क्यों करते हो तुम? ये बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल क्यों, मतलब मेरे को समझ नहीं आया, कारण क्या है? दिस इज द फर्स्ट एंट्री, जैसे बिल आता है तो ये एंट्री होती है, मतलब मुझे नहीं पता, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं ज्यादा, इसलिए पूछ रहा हूँ तुमसे। ऐसा होता है क्या? अरे ऑनलाइन, आप भी बताओ। मैंने कहा बोला कोई एक्सेप्टेंस की? अरे बिल, अरे बिल आओ, बिल, बिल मतलब इनवॉइस। क्या करते हो, नाम लिखा है ऊपर इनवॉइस। मैंने ना तो बोला बिल्स पेबल, ना बोला बिल्स रिसीवेबल, कुछ भी नहीं बोला। मैंने तो बोला भैया तुमने सर्विसेज ली है और तुमने सर्विसेज दी है, यही तो बोला मैंने। तुमने सर्विसेज ली है और तुमने सर्विसेज दी है। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट? कंपनी में जाओगे तो क्या करोगे भाई? आज अगर तुम्हें कंपनी में बैठा दिया जाए कि बोलो व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? अरे कैश की बात छोड़ो ना, अभी तो बिल आया है, लेट्स अज्यूम 31 मार्च को बिल आया, 31 मार्च, अगले बार बुकिंग कर सकते हो क्या, ये बताओ मुझे। चलो इसकी डेट चेंज करो 31 मार्च, ताकि तुम्हें एक एक चीज पे क्लियरिटी देता हूं मैं। 31 मार्च, अब ये बिल आया, ये खर्चा कब का है? मार्च का है। ये खर्चा कब का है? पूरे महीने का है, मार्च का है। अप्रैल में बुक कर लूं? कर लूं? नहीं कर सकते सर, चलेगा कैसे? अक्रूवल बेसिस, नहीं चलेगा ना भाई, नहीं चलेगा। अक्रूवल बेसिस में तो बुक करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे आगे ले जाओगे? तो तुम्हें बुक तो करना ही है अपने बुक्स में, खर्चा तो दिखाना ही पड़ेगा। क्या करोगे बताओ? कोशिश करो, सही बोल रही हो तुम, हिम्मत करो, ढंग से एक बार लिखो पेन पे, पेपर पेन पे कॉपी में लिखो, सही बोल रही हो तुम, सही लिख रहे हो, सही बोल रहे हो, कोशिश करो, पेन पे लिखो, पेपर पेन पे लिखो, दोनों चीजें लिखना, सभी लिखना, कि प्रत्युष की बुक्स में क्या होगी एंड व्हाट विल बी इन द बुक्स ऑफ ध्रुव। अरे फंडामेंटल मजबूत बनाओ। तो आज मैं जो आपको एक छोटी सी ट्रिक बता के जाऊंगा, उससे आपके सारे अकाउंट्स के फंडामेंटल, मतलब बेसिक एंट्री का जो कंफ्यूजन होता है ना, वो आज खत्म हो जाएगा तुम्हारा, और वो तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा। अकाउंट्स जो देखो पढ़ रहे हो वो तो पढ़ ही रहे हो तुम, बट जो प्रैक्टिकल लाइफ में तुम्हें कभी डर नहीं होगा, मैं आज वो कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं। एंड देन विल स्टार्ट विद द इकोनॉमिक्स। समझ आ रहा है? सभी आओ, मैं सभी का देखता हूं एक बार। सिचुएशन सबको पता है, 1 लाख रुपए का बिल है, 1 लाख रुपए का बिल है, इनवॉइस, नॉट बिल्स रिसीवेबल, नॉट बिल्स पेबल, ध्यान रखना, 1 लाख रुपीज। हाँ सर, मैं ऑफिस, अपने अपने स्टेटस। हाँ सर, क्यों बताओ क्या हुआ? बताओ, ये अभी इधर से एक सीए फाउंडेशन का एक टॉपिक था, वो दिया इन्होंने, इकोनॉमिक्स का, अपने इधर यूनिक इधर है ना स्टेटस पे। बोलो बोलो, क्या हो गया? क्या चाहिए था? अरे अच्छा अच्छा, सेशन चालू है यार। नहीं थेरी तो कहाँ है, अभी तो इनको यही सिखा रहा हूँ ना, लेके चले जाओ भले ही कोई और जुगाड़ देखेंगे कर होगा तो। यहाँ पे होगा क्या कोई? मैं पूछता हूँ किसी के पास अगर होता है तो, है ना? एक आईपैड का कोई पेंसिल होगा क्या? वहाँ चाहिए था उधर प्रेस्टीज में बट सर को, आया था क्या?
नहीं है क्या? हाँ जी, क्या रही एंट्री बताओ? ऑनलाइन व्हाट विल बी द एंट्री? व्हाट विल बी द एंट्री? आराम से रिलैक्स। देखो सुनो 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 सुनो, अपने आप थोड़ा सा अपने आप पे जोड़ दो इंस्टीड ऑफ किसी और से कम्युनिकेशन करने से, क्योंकि यही तो काम आना है। अपने आप पे समझो, किसी और की हेल्प मत लो। ना तो एग्जाम में वो आप सामने वाला हेल्प करेगा, ना कोई हेल्प करेगा। अपने आप से अंदर से एनालाइज करो कि होना क्या चाहिए। गलत हो रहा है होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सेल्फ रियलाइज करो कि हाँ मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच पा रहा हूँ? सही है गलत इररिलेवेंट, सोचो तो सही, सोचो तो सही। अभी मैं जो डिजायर्ड रिजल्ट पे आ रहा हूं, मेरे को डिजायर्ड रिजल्ट किसी से मिला नहीं है अभी तक। चलो थोड़ा सा आपके कंसेप्ट को और मजबूत करेंगे भी। जनरल एंट्री से ही तो है ना? जनरल एंट्री है ना ये तो। हाँ यार, लगेगी लगेगी। ये तो हो गई आपकी बुक्स में। सर्विसेज प्रोवाइडेड उसके एंट्री, और फिर वो सर्विसेज का आउटस्टैंडिंग सर्विसेज बताया उसके एंट्री। हम्म। ठीक है, अभी देखते हैं ना, अभी डिस्कस करते हैं। लॉजिक बस आप किस, मुझे लॉजिक चेक करने हैं और कुछ नहीं। मैं लॉजिक आपका समझ जाऊंगा तो मेरे को समझ आ जाएगा मामला सही है। बट जो अटक रहे हैं वो क्या हो गया उनको? आप हुआ। ओके ठीक है, जो भी लिखो लिखो, कोई बात नहीं। थोड़ा समझो, आराम से कोशिश करो, कर लोगे। चलो अब मैं आज आपको ना एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ। ये एंट्री तुम बाद में करना, अभी ऑटोमेटिकली आपकी एंट्री सही हो जाएगी। अब मैं एंट्री नहीं समझाता। क्यों समझाना? तुम्हारे दिमाग में सब सेट है, अभी देखना। बस सिर्फ फंडामेंटल, तुम्हारे दिमाग का एक फंडामेंटल चीज क्लियर होते ही एंट्री, तुम कोई सी भी दुनिया की, हिंदुस्तान की कोई भी एंट्री पकड़ा दो, हिंदुस्तान के वर्ड का कोई भी कुछ पकड़ा दो, तुम आराम से कर लोगे। तुम्हें चार चीजों के बारे में पता होना चाहिए: असेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस और इनकम। पता है? कब कोई चीज एसेट्स होती है पता है? कब कोई चीज एक्सपेंसेस होता है पता है? पक्का? चलो, असेट्स मतलब क्या? असेट्स मतलब क्या? ओके, प्रॉपर्टी, कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो जिसका फ्यूचर बेनिफिट मिलता हो, मतलब फ्यूचर बेनिफिट बिजनेस के लिए 1 साल से ज्यादा हो। बहुत बढ़िया, आप बहुत हद तक पहुंच चुके हो, और आगे चलते हैं और ढंग से समझते हैं एसेट्स मतलब क्या। और ठीक है, जिनसे पैसा आना हो, बिल्कुल ठीक बात है। तो असेट्स मतलब आपके लिए ये हो गया। हाँ सर। हेलो। हाँ जी। यार क्योंकि मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो उसमें यूज आ रही है यार। हम्म। महेश, अच्छा। नहीं फिर मैं करा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं करा रहा हूँ उसमें चाहिए ही चाहिए। क्योंकि जो मैं चीज इनको भी करा रहा हूँ ना, उसमें पेंसिल चाहिए मुझे भी। और नहीं है क्या अपने पास वहां पे? कोई ऑप्शन नहीं है क्या उधर? नहीं, उधर उधर प्रेस्टीज पे है। अरे यार, हद हो गई ये तो। और क्या, मेरा सेशन नहीं चालू होता ना तो मैं दे भी देता, मैं लेट आज करता ही नहीं भले उसे, बट चालू कर दिया, मेन चक्कर ये है ना। हाँ। हाँ जी। अब आ जाओ, एक कंसेप्ट समझो। व्हाट इज एक्सपेंसेस? अब दो चीजें अगर आपको क्लियर है, देखो, खर्चा करते हो तो भी पैसा जाता है, और खर्चा जब तुम करते हो, एक्सपेंसेस जो मतलब अपना पैसा जा रहा है, कैश,
आउटफ्लो। तो दो चीजें होती है, या तो आपकी असेट्स क्रिएट होती है, या आपकी सॉरी लाइबिलिटी नहीं, एक्सपेंसेस होता है। या तो आपकी असेट्स क्रिएट होती है, या आपका एक्सपेंसेस क्रिएट होता है, ठीक है ना। अब अपने को यही तो समझना है, मैंने खर्चा कर दिया, ठीक है, मैंने फैन खरीदा, असेट्स है, ओके, क्यों? अच्छा लॉन्ग टर्म है। चेयर खरीदी, अच्छा 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 अच्छा, ये माउस खरीदा, असेट्स है, ओके। मैंने स्टेपलर मशीन खरीदी, वो भी असेट्स है, असेट्स है। बाकी वो स्टेपलर कितने का आता है? 50 रुपए का स्टेपलर आता है, फिर भी असेट्स है। हाँ सो ठीक है, चलो ओके, वेरी गुड, फंडामेंटली बहुत बढ़िया कि अगर सर 1 साल से ज्यादा बेनिफिट मिलता है तो उसे एसेट्स बोलेंगे। ठीक है, समझ आया तुम्हें कि भाई अगर मान लो आपके बैलेंस शीट में, आप जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे हो उस दिन आपको देख रहे हो कि इस साल से ज्यादा अगर अगले साल भी मुझे उसका बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी? असेट्स। और अगर अगले साल उसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलने वाला है तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा? खर्चा। समझ आ रहा है? 100% श्योर। अब इसी पे एक पॉइंट पूछूंगा, तुम आराम से बता दोगे। तो मतलब ये तुम्हें क्लियरिटी हो गई कि आज मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, अपनी कौन सी ईयर है यार? 31 मार्च 2000। मतलब तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया? पूरा साल आ गया ना। इस दिन तुम बैलेंस शीट बना रहे हो, इस दिन तुम देखोगे कि अगर तुम्हें अगले साल भी बेनिफिट मिलने वाला है अगर किसी चीज का, तो वो तुम्हारे लिए एसेट्स हो जाएगी, अदरवाइज वो तुम्हारे लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा। यस और नो? मुझे बताना कि अपन ने क्या किया, एक खर्चा किया अपनी कंपनी में, इतनी सारी एसेट्स थी, आग लग जाए कर जाए, इंश्योरेंस कराओ यार, है ना। इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया मैंने 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2024 को 1,20,000 रुपए का। बताओ क्या ये खर्चा है या असेट्स है? क्या खर्चा है या असेट्स है? लॉक कर दूं ऑनलाइन? यस और नो? भाई देश बोलो भाई, क्या ये खर्चा है? P&L में डाल दूं? इंश्योरेंस एक्सपेंसेस टू बैंक, P&L में पूरा 1,20,000 दिखा दूं? यस और नो? यस और नो? यस और नो? पूरा साल का है। अभी मैंने बोला था 31/3/2024 के दिन मैं देखूंगा कि क्या मुझे अगले साल बेनिफिट मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है ना। तो जितना बेनिफिट आपको अगले साल मिलने वाला है इस बैलेंस शीट डेट के बाद में, दैट विल बी असेट्स। तभी तो तुम ये चेयर खरीदते हो, उसका बेनिफिट अगले साल मिलने वाला है, हाँ मिलने वाला है, इसीलिए उसे एसेट्स बोलते हो। एसी खरीदते हो, क्या उसका अगले साल बेनिफिट मिलने वाला है? हाँ मिलने वाला है, इसीलिए एसेट्स बोलते हो। समझ आया एसेट्स का फंडा? व्हाट इज एसेट्स एंड व्हाट इज एक्सपेंडिचर? समझ आया? एक्सपेंडिचर मतलब जिसका बेनिफिट आपको अगले साल नहीं मिलने वाला, दैट इज योर एक्सपेंडिचर। आई होप अगर ये खरीदा, इसकी लाइफ है भैया इसी साल खत्म हो जाएगा 2 महीने बाद में, तो ये एसेट्स बनाओगे इसको? नो, देयर विल बी एक्सपेंसेस। समझ आ रहा है ना? तो ये चीज होती है। तो आपको असेट्स और एक्सपेंसेस समझ आ गया। चलो अब समझते हैं व्हाट इज इनकम एंड लाइबिलिटीज। ये देखो, कैश आउटफ्लो होता है तो या तो एसेट्स बनती है या एक्सपेंसेस। अब इनफ्लो अगर होता है तो क्या होता है? या तो इनकम या लाइबिलिटीज। पैसा आया, या तो इनकम है या मेरी लाइबिलिटी है। चलो, व्हाट इज इनकम एंड व्हाट इज लाइबिलिटी? अब तो आराम से बोल लोगे तुम। इनकम मतलब कमाया। ओके, एक बात है, और बिल्कुल सही है, वो भी बहुत बढ़िया बोले, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, परफेक्ट। मतलब लाइबिलिटी मतलब क्या हो गया? देखो, इनकम मतलब जिसको आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कंप्लीशन कर चुके हो, निर्वाह कर चुके हो। नाउ यू आर फ्री, आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कंप्लीट कर गए, फ्री हो गए। अगर आप ड्यूरिंग द ईयर अपनी सर्विसेज कंप्लीट कर देते हो, देन इट विल बी ट्रीटेड इज इनकम। बट अगर अभी सर्विस देना बाकी है, देन इट विल बी लाइबिलिटी, जो अभी आपने बोला था। समझ आ रहा है? और अगर आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो तो वो भी एक प्रकार की लाइबिलिटी है, वो भी एक प्रकार की लाइबिलिटी। आई होप दिस इज क्लियर। मतलब सेम हो गया, सेम सेम कंसेप्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है।
तो अब अगर आपको ये चार चीजें समझ आती है, चार चीजें क्लियर है आपको, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं इतना, बट चार चीजें अगर आपको क्लियर है तो अब आप कोई भी अकाउंटिंग एंट्री, कोई भी अकाउंटिंग एंट्री आसानी से कर सकते हो। उसके लिए एक फंडा है, सिंपल फंडा। अगर आपकी असेट्स, मुझे वो नहीं आता है, डेबिट गोज आउट, वो नहीं आता है मुझे, आता है ना तुम्हारा गोल्डन रूल समथिंग कुछ है, क्या है? तुम थोड़ी टेक्निकल लोग हो यार, मैं थोड़ा देसी हूँ, है ना? अब मैं तुम्हें देसी तरीके से समझाता हूँ, ठीक है? आ रहा है समझ में? पक्का? कोई डाउट आपको? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना? अब आगे चलते हैं। अगर आपका असेट्स या एक्सपेंडिचर, ये दो चीजें थी, अगर आपकी ये चीजें इंक्रीज, बढ़ती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो डेबिट कर दो, और वाइस वर्सा, अगर कम होती है तो क्रेडिट कर दो। समझ आया? असेट्स और खर्चा बढ़ता है तो डेबिट कर दो, राइट? असेट्स और खर्चा बढ़ता है तो डेबिट कर दो। एसी खरीदा, एसी बढ़ा, दिस इज असेट्स, बढ़ी, पहले तो समझ आ गया असेट से, असेट समझ आ गया, बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है, तो डेबिट कर दो, तो एसी डेबिट हो जाएगा। एसी कैश में खरीदा, देखो एसी तो बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है, तो एसी को डेबिट कर दो, कैश को क्रेडिट कर दो। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये चीज आपके दिमाग में सेट कर लो। दूसरा, अगर आपकी इनकम और लाइबिलिटीज बढ़ती है तो उसे क्रेडिट कर दो, और वाइस वर्सा। तुमने माल खरीदा, रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है ना? रॉ मटेरियल क्या है, पहले तो समझो, असेट्स है एक्सपेंसेस है? एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है, तो रॉ मटेरियल डेबिट। किससे खरीदा? राम से खरीदा, पैसा दे दिया क्या? नहीं दिया, तो राम कौन है? क्रेडिटर, लाइबिलिटी। बढ़ रही है कम हो रही है? और बढ़ रही है, तो क्या करो? क्रेडिट कर दो। तो रॉ मटेरियल टू राम। हाउस कीपिंग का एक्सपेंडिचर या सिक्योरिटी अपन ने लिया था, सिक्योरिटी एक्सपेंसेस, इनवॉइस आया है, पेमेंट थोड़ी किया है, किससे आया है? ध्रुव से। क्या एंट्री करोगे? एक्सपेंसेस, खर्चा बढ़ रहा है तो एक्सपेंसेस दी यार। क्या करते हो, तुमको तो आता है, सिर्फ अलाइंड करना ही तो था, यही तो एंट्री थी, इसमें इतना गोच पोच हो रहे थे। अब तुम कोई एंट्री कभी भी आ जाए ना, अब तुम गलत नहीं करोगे, ये फंडामेंटल अगर तुम्हें आता है। आया समझ में? अब तुम्हें थोड़ा मैं कॉम्प्लिकेशन पे भी लेके जाऊंगा ना, वो कॉम्प्लिकेशन भी तुम निकाल लोगे। आपको आया? पक्का? थोड़ा देख के लग रहा नहीं आया? नहीं? तो सुस्त सुस्त क्यों हो? अच्छा, ऐसा क्या? पीछे पीछे बैठ जाओ अगर हो तो। यहां तक समझ आ रहा है सभी को? ऑनलाइन, ऑनलाइन, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, जोर से बोलो माता दी। चलो जी, आ जाओ। अब इसी इनवॉइस को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूं मैं, अब इसी इनवॉइस को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूं। जीएसटी का कंसेप्ट मैंने तुम्हें पूछा था, तुमने बोला हाँ आता है। क्या होता है जीएसटी का? क्या है वो? सर वो फुल फॉर्म है सर, वेरी गुड। जीएसटी का फुल फॉर्म है सर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अरे क्या करूं, क्या है? क्या करोगे उस टैक्स का? गवर्नमेंट को जमा कराओगे? वापस वापस सही बोलो। हाँ, मान लो अब आपने इसको सर्विस दी, सुनो सुनो सुनो, आपने इसको धुर, आपने इसको सर्विसेज दी थी, है ना? इसने सर्विसेज दी, 1 लाख रुपए प्लस 18,000 रुपए, 1,18,000 रुपए का इनवॉइस रेज किया, तो ये आपको पे करेगा, राइट? ठीक है, वो एक अलग बात है, बट इसके लिए वो 18,000 का क्या है, खर्चा है, क्या है, क्या पता है? श्योर खर्चा है। तुम्हारे इससे रिलेटेड कोई एंट्री मेरे को लगता है नहीं, जीएसटी से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं है तुम्हारे। इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी है?
तो फिर तो गलत जवाब क्यों हो रहा है तुम्हारा? इसके लिए जीएसटी क्या है? खर्चा है। अरे इनपुट आउटपुट में उलझोगे तो गलत हो जाएगा, लॉजिकल बनो थोड़े से, बिल्कुल लॉजिकली। किताबें साइड में रख दो, खुद जरूरत नहीं इन किताबों की। क्या होता है इसके कंसेप्ट को समझा तुमने जीएसटी के? जब भी जीएसटी तुम लेते हो, मान लो ये, ठीक है ना, आ जाओ आप, आ जाओ, और आप भी आ जाओ, आओ आओ, व्यापार करवाते हैं आप दोनों से, प्रैक्टिकल मजा आएगा तुम्हें। हाँ जी, ये क्या है? ये हमारे यूनिक के सिक्योरिटी सर्विसेज लिए। ए भाई तू सर्विसेज सही नहीं देता रे, क्या रे, पैसा नहीं देंगे तेरे को, है ना? सर कोई बात नहीं सर, इस महीने का पैसा तो दे दो। ये तेरा सर्विसेज का बिल कितना बनता रे? 1 लाख रुपया। ये 18,000 का ही को डाला रे। ये सर मेरे को सरकार को देना होता है ना, ये मेरे को क्या फायदा होगा इसका? मेन तो तेरा 1 लाख रुपया, मेरे को कोई फायदा होगा क्या इसका? ये मेरा खर्चा है क्या? नहीं, इट्स नॉट योर एक्सपेंडिचर सर, यही तो समझना है तुम्हें। ये खर्चा नहीं है। जब तुम्हें समझ आएगा कि ये खर्चा है या नहीं है, तब तुम्हें उसका ट्रीटमेंट समझ आएगा। ये खर्चा नहीं है। ये क्या करता है? ये क्या है यूनिक का बिजनेस मॉडल? क्या है यूनिक का बिजनेस मॉडल? आप एक बिल बना के ला सकते हो क्या? अभी जो मैंने इनवॉइस बनवाया, एक पेपर पे फटाफट एक बिल बना के लाओ। आप सिक्योरिटी का एक बिल बना के लाओ, छोटा सा इनवॉइस जो मैंने बनवाया ना, वैसा ही। आप यूनिक समझो, ये बिल बना रहे हैं। जब तक आप इधर आओ, सभी इधर आओ, इधर आओ। ये कौन है? यूनिक का हेड है। ये पढ़ने आता है क्या आपके? बदमाशी बहुत करता है ना। चलो फीस तो लेंगे ना अपन, बिल काटो फीस। 2 लाख रुपए की फीस लो, बिल दो इनको, बनाओ एक बिल। ये 2 लाख रुपए का बिल बना रहा है, इसको समझ। बिल बनाया क्या? ये 2 लाख रुपए का फीस चार्ज कर रहा है। सुनो, ये फॉरेन कोर्सेज पढ़ाता है, ये फॉरेन कोर्सेज पढ़ाता है भाई। 2 लाख रुपए चार्ज कर रहा है ये इससे। बिल बना, 2 लाख रुपए पे जीएसटी लगाना 18%। अभी देखना तुम्हें समझ आएगा गेम होता क्या है। अभी देखो ना, तुम्हें गेम समझाता हूं, प्रॉपर गेम, कंसेप्ट को प्रैक्टिकली ले। हवा हवा में नहीं पढ़ने का अपने को। जितना प्रैक्टिकल पढ़ोगे उतना दिमाग में चीजें सेट होगी। रटोगे कब तक भाई? ये फाउंडेशन 4 किताबें हैं, इंटर में 8 किताबें आएगी, फाइनल में 20 किताबें आएगी। कब तक रटते जाओगे तुम? क्या कर रहे हो? एक आदमी का इनवॉइस बनाने के लिए सब झूम गए। ये एक पन्ना फाड़ना क्या करता है? इसलिए वो तेरे को कंप्लेन करता है, सर्विस बराबर नहीं देता तू यार। तो एंट्री नहीं बतानी रे भाई, इनवॉइस बनाने का है। अरे अरे तेरी उसके साथ गया था खाने पे, तो उसको रेस्टोरेंट का बिल आया था ना, तो वैसा बिल बनाने का है। बिल दो मेरे को, एंट्री थोड़ी बनानी है, बिल बनाना है। बिल नहीं बनाना आता है? यूनिक का बिल आया, यूनिक की रसीद आई, तो बनाओ ना रसीद, इनवॉइस। ए भाई, तुम किराने की दुकान पे सामान लेने जाते हो, वो एक बिल बना के देता है ना, ये सामान ये, तो आप बिल बनाओ। मैं मैं बनवाता हूं, बनाओ हाथ से। देखो भाई, ये देखो दो बिल कैसे बनाएगा, समझना। तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताता हूँ। हाँ बस ठीक है, नहीं सही है, सही है। ये ओरिजिनल बिल है ना? हाँ कोई बात नहीं, बेस्ट है। तो ऐसा अपन मान लो इसको 2 लाख रुपए का, बट दिस इज नॉट बिल। अच्छा, आज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज एक और तुम्हारा फंडामेंटल क्लियर करता हूँ। ये कहाँ गया? दिस इज बिल, दिस इज कैश पेमेंट रिसिप्ट, इट्स नॉट अ बिल। इसके बेसिस पे तुम अपने उसमें बोलोगे ना, सर देखो 10,000 का खर्चा हुआ, नहीं माना जाएगा, फाड़ के फेंक दिया जाएगा जब कॉर्पोरेट लाइफ में जाओगे। जब कोई रिसिप्ट है तो बिल कहाँ है? बिल कहाँ है?
बिल अलग होता है। ये देखो मैं बना रहा हूँ, अरे कहाँ, अरे चलाओ ना इसको, इसको चलाओ ना भाई। मैं बना रहा हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको। इकोनॉमिक्स, जो इंडियन इकोनॉमिक्स समझ रहे हो तो पहले फंडामेंटल मजबूत होने जरूरी है, तब जाके मैं तुम्हारे को इकोनॉमिक्स पे ले पाऊंगा। चल तो रहा है यार। नहीं सर, डिस्प्ले क्यों बंद हो रहा है? हो सकता है, शायद बटन देखो यार। बनाया, बिल बनाया आपने ढंग से? हाँ सर, देखो ना ये। हाँ आपका सही है, मेरे को लग रहा है। देखता हूँ, अभी बताता हूँ। अभी तुम्हें बिल बनाना भी सिखाना पड़ेगा मुझे। चलो कोई भी, मैं बना रहा हूँ फ्रेंड। कोई नहीं, कोई नहीं, तुम उसको देखो, उसको ठीक करवाओ, उसको ठीक करवाओ, उनको सामने उनको बोलो। अरे नहीं भाई, भाई मैं हूं ना यार। कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे पूछो, उनको बोल दो, वो कर देंगे, आपने से नहीं। समझ आ रहा है? आप पक्का बाउंसर जा रहा है? हाँ हाँ। किसी से मैं पूछता हूँ बाउंसर जा रहा है, हाँ 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 हाँ। मैं ऐसे ही पूछता हूँ, हाँ? ध्यान रखना मेरे क्वेश्चन को, ढंग से सुनना। अब आ जाओ, देखो अब बिल बनाना सिखा रहा हूँ तुम्हें कि बिल क्या होता है, समझो थोड़ा सा। अब तुम्हें एक एक चीज का ट्रीटमेंट समझो। ये देखो सर्विसेज, मेरी राइटिंग बेकार है, उसमें मत जाना तुम। फॉर मार्च 2024, ठीक है, लाख रुपए की सर्विसेज है। तो क्या लिखोगे, एक महीना, ये क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, क्वांटिटी प्रोडक्ट्स के केस में होती है, सर्विसेज के केस में नहीं होती है, ठीक है। एक महीने का कितना ले रहे हो तुम? 1 लाख रुपए। सर जीएसटी लेना पड़ेगा, कंपल्सरी है, राइट। लेकिन लेके तुम जेब में घर पे थोड़ी रखोगे, सरकार को देना पड़ेगा, राइट। तो ये जीएसटी तुमने 18,000 रुपए कलेक्ट किया, 1,18,000 का तुमने बिल बनाया, ये बिल इसको रिसीव हुआ होगा, ठीक है। ये एंट्री क्या कर रहा है समझना, क्या एंट्री करी आपने? सिक्योरिटी एक्सपेंसेस 1,18,000, 1 लाख। अब ये जीएसटी का क्या होगा? मैंने क्या बोला, जीएसटी इज ए असेट्स, लेकिन अब तुम्हें एंट्री में नहीं समझाता हूं, तुम्हें प्रैक्टिकल समझाता हूं। इसका बिल बनाते हैं अपन, तब तुम्हें समझ आएगा मामला क्या होने वाला है। इसने इसको रसीद काटी, बिल बनाएगा, इसको क्या बोलेगा, इसका कोचिंग फीस, कोचिंग फीस बोलेगा ना। ये इसका इनवॉइस, यूनिक एम्बिशियस, मैं डेट वेट नाम वाम कुछ नहीं लिख रहा हूँ, फटाफट समझा रहा हूँ, ठीक है। कोचिंग फीस कितनी, 2 लाख रुपए। बड़ा कोर्स करवा रहा, बड़ा आदमी है यार ये, तुम इससे थोड़े प्रेम से रहा करो, सबको बड़ा आदमी बनाएगा ये। प्लस जीएसटी, ये भी जीएसटी चार्ज करेगा, कितना, 36,000 रुपए, 2,36,000 रुपए। ये सरकार को कितना देगा? 36,000 देगा, श्योर, श्योर। क्या होगा? ये 18 के साथ ये सेटल हो जाएगा। तुम्हें आता सब कुछ है, व्यवस्थित करने की जरूरत है, यस। तो ये जब सेटल्ड होगा तो ये आपका खर्चा थोड़ी है, जब ये सेटल्ड होगा तो ये आपका खर्चा है क्या? तो इसका तो आप बेनिफिट ले रहे हो ना, अपनी लाइबिलिटी के अगेंस्ट उसको सेट ऑफ कर रहे हो। तो ये सेट ऑफ कर रहे हो मतलब ये असेट्स हो गई, दिस इज असेट्स एंड दिस इज लाइबिलिटी। भाई ये तो सरकार को देना है 36,000, लेकिन मैंने सरकार ये जो मैंने पे किया है उसका एडजस्टमेंट कराऊंगा ना। तो इसे बोलते हैं इनपुट, इसे बोलते हैं आउटपुट। ये जो इनपुट है वो आपकी एसेट्स होती है, जो आउटपुट है वो आपकी लाइबिलिटीज होती है, समझ आ रहा है? तो अब ये जो पेमेंट करेगा ना, ये बोलेगा सर ये जीएसटी जो मेरा पे किया हुआ है, ये 18,000 मेरी एसेट्स है सर, ये जब भी मैं अपनी लाइबिलिटी पे करूंगा उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लूंगा। तो अब मुझे बताओ क्या एंट्री करोगे? अब खर्चा थोड़ी बुक करोगे 18,000, दिस इज योर असेट्स, इसका नाम दोगे जीएसटी रिसीवेबल। असेट्स बढ़ रही है क्या? तो ये आ जाएगा जीएसटी रिसीवेबल 18,000 थ्रू 1,18,000। 18,000 नो डाउट आपकी लाइबिलिटी आप पे करोगे, क्योंकि आप जब एंट्री करोगे तो ये उसके क्या करेगा, ये लाइबिलिटी दिखाएगा, जीएसटी पेबल। आई होप समझ आ रहा है। बाउंसर जा रहा है? हाँ, मैंने कहा हाँ, ऐसा ना बोल देना। तो समझ आई चीज, कहानी क्या होता है। तो अब प्रत्युष जो एंट्री करेगा वो क्या करेगा, इसने 2 लाख रुपए फीस लिए, तो इसने फीस ली है, फीस ली नहीं, अभी ड्यू है, अभी आना बाकी है। ये क्या है, इसका काम है ये,
सेल्स एंड सर्विसेज है इसके लिए। तो अब मुझे बताना किसको दिए, इनको दिए, आयान को दिए, आयान से आना बाकी है। आयान क्या है इसके लिए, असेट्स है लाइबिलिटी है? असेट्स है। डेटर्स, डेटर्स बढ़ रहे हैं, डेटर्स है, तो एंट्री क्या होगी, आयान। कभी एंट्री याद मत करना अपनी जिंदगी के अंदर, ठीक है, आयान। अब दूसरा, इसकी उसका इनकम बढ़ रही है घट रही है, ये इसकी इनकम है ना कोचिंग वाली, तो क्या है, टू सेल्स और सर्विसेज जो भी आप बोलो, कितनी, 2 लाख। इसकी 18,000 लाइबिलिटी है, जीएसटी बढ़ रही है घट रही है, तो जीएसटी पेबल 18,000, सॉरी 36,000, तो कितना पेमेंट लेगा आयान से, और जब आयान से पेमेंट आ जाएगा तो क्या एंट्री होगी, बस आया समझ में। तो दिस इज दी फंडामेंटल। अगर आपको ये फंडामेंटल आता है तो कोई क्या, किसी भी दुनिया की किसी भी एंट्री को आके बुला लो, आप आराम से निकाल लोगे। दो चीजें पता होनी चाहिए, असेट्स और लाइबिलिटी, असेट्स और एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो डीआर करो, वाइस वर्सा। इनकम और लाइबिलिटी बढ़ती है तो सीआर करो, वाइस वर्सा, खत्म। अब आ जाओ आपकी इकोनॉमिक्स में। समझ आया या बाउंसर, एकदम क्लियर। जीएसटी का इंपैक्ट समझ आया कि जीएसटी क्या है। खर्चा मान रहे थे आज तक, बट आज तक खर्चा नहीं है वो, दैट इज योर असेट्स। क्या हो गया, हाँ वो चाहिए, वो तो तुम जब मेरे साथ प्रैक्टिकली कनेक्ट करोगे ना, जब प्रैक्टिकल दुनिया में आप आओगे मेरे साथ तब तुम्हें बताऊंगा, बट अभी ठीक है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। जीएसटी नंबर चाहिए, इवन आपका एड्रेस पूरा चाहिए, आपका पेन नंबर चाहिए, आपका दिनांक चाहिए, आपका बिल नंबर चाहिए, आपके साइन चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, तब जाके पूरा प्रॉपर बनता है। 2 लाख किसके लिए पे किए, 2 लाख, 2 लाख, मैं मेरे को लगता है ये खुद की और प्लस एक और एक की पे कर रहा है, गड़बड़ है भैया कुछ। आ जाओ नाउ। अब देखो कोई भी चैप्टर पढ़ते हो ना, पढ़ते हो या उसके नोट्स बनाते हो, मैं नोट्स ही बनवाना सिखाऊंगा तुम्हें, ये मेरा पर्पस ही यही है कि तुम नोट्स डेवलप करना सीख लो। जब भी नोट्स बनाते हो ना, हमेशा एंड में पहुंच जाओ सबसे पहले। ऐसे चैप्टर ही नहीं पढ़ा एंड में क्यों पहुंचाते हो, क्या सर आप भी, समरी भी नहीं, क्वेश्चन आंसर, पहले उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ो। अरे सर चैप्टर नहीं पढ़ा, क्वेश्चन आंसर ही क्या हो सर आप, ऐसे कैसे हो, पढ़ लो ना, नहीं आएगा ना, कौन बोल रहा है आने के लिए, आना चाहिए, नहीं अभी आने भी नहीं है, जब तक चैप्टर पढ़ूंगा नहीं आंसर कहां से आएगा। लेकिन इसको पढ़ लो एक बार, उससे होगा क्या, दिमाग में बत्तियां जलना शुरू हो जाएगी। ओहो, फिर जब तुम पढ़ते हो ना, तब तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर एक नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है साला ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे वो लाइन दिखेगी, ओ ये तो पूछा हुआ था यार, माइंड अलर्ट होना शुरू हो जाएगा, और जब माइंड अलर्ट हो जाएगा तो चीजें दिमाग में सेट होना शुरू हो जाएगी। तो आ जाओ एक बार ओवरव्यू करते हैं इनको जस्ट। और क्या हो, 18 तो इलस्ट्रेशन है, चाहो तो एक बार ऐसे ही बस क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लो, इसके 4 ऑप्शन नहीं लिखने, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लो कि सामने वाले ने क्या क्या क्वेश्चन दिए हैं। मेहनत लगती है बट इसका आउटपुट तगड़ा होता है। आ जाओ जी, कुछ मत करो, आराम से लिखो, इंडियन इंडस्ट्री स्टैग्नेटेड अंडर द कॉलोनियल रूल बिकॉज, मुझे क्या पता, अभी चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं हमने, बस ठीक है ओवरव्यू ले लिया। आप ये लिख रहे हो, नहीं अभी सी भी आंसर नहीं चाहिए मुझे, आंसर नहीं चाहिए, अभी कुछ भी नहीं चाहिए, समझो अपन तो ब्लैंक है, मैं भी तुम्हारी जैसे ब्लैंक हूँ, मुझे भी एबीसीडी पता नहीं है, मैं इस तरीके से पढ़ूंगा इस चैप्टर को, ताकि तुम्हें रियल में फील होगा कि अपन को करना क्या है। सॉरी, लिख रहे हो क्या, क्वेश्चन लिख रहे हो क्या या नहीं, बस क्वेश्चन लिखने, कुछ भी नहीं, आराम से लिखो, जल्दबाजी मत करना, क्वेश्चन को पढ़ के लिखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बाद में हिट मारने वाला है अपने को। इंडियन इंडस्ट्री स्टेगनेट अंडर द कॉलोनियल रूल बिकॉज, देखते हैं, मुझे क्या पता, से इतना कोई पढ़ा लिखा थोड़ी हूं मैं। द फर्स्ट वेव ऑफ द लिबरलाइजेशन स्टार्ट इन, ये लिबरलाइजेशन की कोई फर्स्ट वेव के बारे में बोल रहा है, पता नहीं, देखेंगे जब पता पड़ेगा। द फर्स्ट वेव ऑफ लिबरलाइजेशन स्टार्ट इन, बस इतना क्वेश्चन क्वेश्चन लिखना है, कुछ नहीं करना है। ये नोट्स बनाने की पहले की तैयारी है ये।
The sequence of growth and structural change in Indian economy is characterized by, ये बोल रहा है the sequence of growth और structure change in Indian economy is characterized by, अभी हमको पढ़ा हुआ नहीं है तो मैं कुछ पता नहीं है, अभी तो हम ये सोच रहे हैं बस. चौथा, आराम से जल्दबाजी मत करो, क्योंकि ये जितना धीरे लिखोगे ना उतना आगे जब नोट्स बना रहे होगे तो आसानी होगी तुम्हें. इसे समझ समझ के लिखना कि क्वेश्चन क्या है. हो सकता है हमें ना आए, डरने का नहीं, आंसर पे जाना ही नहीं है, क्योंकि आंसर की तो बात ही नहीं है ना, अभी चैप्टर याद शुरू कर रहे हैं अपन. मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम वाज रिप्लेस्ड बाय, क्वेश्चन थोड़ा बहुत कनेक्ट तो कर पा रहे हो ना. मर्चेंडाइज स्कीम फ्रॉम इंडिया, स्कीम वाज रिप्लेस्ड बाय, मर्चेंडाइज मतलब कुछ एक्सपोर्ट करते थे उसको रिप्लेस कर दिया गया बाद में. मतलब कोशिश समझ नहीं करो, ज्यादा कुछ मत करो, और नहीं भी समझ आए तो भी टेंशन मत लो. फिर अगला है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. ओहो हो, ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलेगी मतलब इस चैप्टर में अपने को. ये आपको हिंट दे रहा है कि यार ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा. ये रखने में आता है ना ऊपर. फेम इंडिया स्कीम एम्स टू, ठीक है, मतलब ये कोई फेम इंडिया करके स्कीम आएगी, अपन पढ़ेंगे. मतलब ये हिंट दे रहा है अपने को कि भाई अच्छा ये आने वाला है, और जब आने वाला है तब अपनी अलर्टनेस ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगी. एम आई ऑडिबल? ऑनलाइन? बाउंसर तो नहीं जा रहा ना, सबको समझ आ रहा है? चलो जी. इन टर्म ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन 2020 इंडिया रैंक, ओहो अच्छा, इंडिया को रैंक भी मिली हुई है, वाह यार. मतलब बिजनेस करने में आसानी है ना, ये बोल रहा है बिजनेस करने में आसानी, बहुत बढ़िया यार. तो इंडिया की रैंकिंग अच्छी होगी तो बढ़िया होगा नहीं होगा? अच्छा होगा, लोग आएंगे हिंदुस्तान में काम करने के लिए, बहुत बढ़िया. चलो बहुत बढ़िया, देखेंगे रैंक क्या है भैया. फिर आता है ENAM इज, देखेंगे सर. Which of the following is not a policy reform included in the new economic policy of 1991? 1991 का किस्सा पता है ना सबको? मूवी देखी होगी, हर्षद मेहता स्कैम 1992. बट उसके पहले क्या हुआ था देखेंगे. मनमोहन सिंह ने हमारे हिंदुस्तान को रिवाइव किया था, पता है तुम्हें? 1991 में हिंदुस्तान दिवालिया होने की कगार पे था. वहां उस समय मनमोहन सिंह साहब थे, ठीक है, वो प्रधानमंत्री के नाम पे इतना बढ़िया नहीं कर पाए, लेकिन जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तब वो तूफान थे. उनके जैसा फाइनेंस मिनिस्टर कोई नहीं था. 1991 में उन्होंने तूफान किया. वही अगर उनकी चीजों को अगर वो इनकैश करते एज ए प्राइम मिनिस्टर तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वो कर नहीं पाए. आज तो चुनाव, कल चुनाव हो गए ना तुम्हारे. मेरा इधर नहीं लगता है यार, राजस्थान लगता है. Import of the foreign goods and entry of the foreign investments were restricted in India because, ये बोल रहा था कि हम इंपोर्ट करते हैं, import of foreign goods and entry of the foreign investment were restricted, हिंदुस्तान में restricted था. मतलब तुम इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, मतलब बाहर से मकान सामान नहीं खरीद सकते हो, और इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते हो. क्वेश्चन समझ आ रहा है ना? बस क्वेश्चन को समझना, आंसर बाद में देखेंगे. कल से नंबर तुम्हारे आने चाहिए एकदम बराबर. हाँ. रोज एक शीट बना के मेरे को बताते रहना तुम, आज इसमें इतने नंबर आए, इसमें इतने कमी हुई, ये कमी हुई. कमी कहाँ हुई वो लिख के रख लेना, सर ये मेरे से कमी हो गई, यहाँ गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई, लिख के रख लेना, ताकि वो वापस रिपीट ना हो.
द हिंदू ग्रोथ रेट इज अ टर्म यूज टू रेफर टू हिंदू ग्रोथ रेट। देखेंगे, हमको क्या पता, हम तो भी बच्चे हैं, नादान है ना। नादा परिदे आजा, ऐसा कुछ गाना था ना। तू आजा, अब आजा, नादा घर आजा, क्या था? नहीं क्या ना, नादा परिदे आजा, ऐसा कुछ था। घर आजा, ऐसा कुछ था, चलो जो भी है। In the context of new economic policy of 1991, the term disinvestment stands for, वो जो 1991 में जो पॉलिसी आई थी, तो एक डिसइन्वेस्टमेंट करके कोई टर्म आई होगी, वो क्या बताना चाहती है? बताएं, देखेंगे, हमें क्या पता क्या बताना चाहती है सर। आज से स्टार्ट हुए तुम्हारे पेपर या कल से होंगे? कल से होंगे। 13वां क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग monopolies and restrictive trade practices 1969 was 14th में आप लिख लो, which one of the following is the features of the green revolution। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, सॉरी, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले बस दो तीन बार इस क्वेश्चन को सारे को एक बार गो थ्रू कर लेना। हो गया? 13, अच्छा फट गया। The objective of introducing monopolies and restrictive trade practices act 1969 was, लोग मोनोपोली करके माल बेचते थे, उसके लिए कुछ समथिंग की बात कर रहा है कि यार ये क्यों लाया, मोनोपोली के लिए अगेंस्ट कोई एक्ट लाए तो क्यों लाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर्स ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है सर, हमें क्या पता, देखेंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? द स्ट्रेटजी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज, मतलब चलो बाद में छोड़ो इसको। तो द स्ट्रेटजी ऑफ ग्रीन, सॉरी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले इंडिया में एग्रीकल्चर को लेके क्या स्ट्रेटजीज थी? द इंडस्ट्रियल, 15वां बोल दिया मैंने, नहीं बोला? बोल दिया। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन एम्ड एट, देखते हैं। बस 18 क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव आता है तो आपकी आराम से लिखो यार, जल्दबाजी नहीं है, ऑब्जेक्टिव आता है ना ये तो। ये पूरा इकोनॉमिक्स और पूरा इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव है, 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। अरे सॉरी, 100 मार्क्स का होता है क्या? 4 पेपर? ओ गजब यार, 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, नेगेटिव भी है। और एक तो ये ऑब्जेक्टिव है, एक और कौन सा है, मैथ्स। हाँ, बाकी आपका प्रैक्टिकल है। हमारे टाइम में तो सारा ही प्रैक्टिकल हुआ करता था यार, चारों। ऑब्जेक्टिव करके हुआ ही नहीं करता था, कोई कहानी नहीं थी हमारे तो। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 मैनिफेस्ट इन, और फिर है पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक पॉलिसी वाज रूटेड इन। चलो, अभी हमें ना तो आंसर देखना है, ना कुछ देखना है, ना हमें पता है। अब हम पढ़ाई शुरू करेंगे तो हमें एक बार पता होना चाहिए कि हमारे कंटेंट है, क्योंकि अब जब हम पढ़ेंगे ना, ये कंटेंट तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहे होंगे, और उस समय कनेक्ट करोगे कि अच्छा ऐसा था तो ऐसा, ऐसा था तो ऐसा, ऐसा था तो ऐसा, और फिर तुम्हें होगी आसानी। ठीक है जी, क्योंकि समरी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पहले अपने वो जो टेंटेटिव क्वेश्चन जो आ सकते हैं उनको एक बार पढ़ के रखो, यार ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं। हमको नहीं पता क्योंकि हमने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है,
लेकिन हमको अब वो आइडिया है कि हाँ यार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब इस तरीके की चर्चाएं हो रही होगी तो अलर्टनेस दिमाग में ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। चलो जी, आज ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा ही लेंगे बस। ये एक एक थोड़ा सा पैरा पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। और फिर अपने को नोट्स बनाना है, यहाँ पे मेजरली नोट्स बनाना सीखना है कि किस तरीके से अपने को नोट्स डेवलप करने हैं। अभी तक क्या प्रैक्टिस होती है तुम्हारी नोट्स बनाने की? कुछ भी नहीं, बस पढ़ते रहो। पास्ट एग्जाम्स के उससे हो जाता है ऐसा। बट फिर भी चलो ये तो ठीक है। कोई भी चीज हो उसको अपने शब्दों में बनाना बहुत जरूरी होगा तुम्हें। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अपने शब्दों में अपने हिसाब से, ताकि बाद में जब एग्जाम में जाओगे ना तो तुम 300 क्वेश्चन कर पाओगे। अभी तो कर लिए, बट क्या वो तुम्हें बाद में याद रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो एक ऐसा हो ना कि एक पन्ना देखें और पूरा चैप्टर हाथ में। तो ऐसा होना चाहिए ना कि एक पन्ना देखा और पूरा चैप्टर हाथ में, और पन्ने को देखने में 15-20 मिनट लगे। नहीं तो मैं इस चैप्टर को वापस रिकॉल नहीं कर पाऊंगा। एग्जाम टाइम में आप जाओगे तब टाइम नहीं होगा आपके पास। अभी तो छोटी छोटी किताबें हैं, चलो मान लो कर भी लिया गलती से, बट जब ऐसे आगे लेवल पे बढ़ते जाओगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो एक पन्ने पे लाने के लिए चीजों को सिंक करना पड़ेगा। चीजों को सिंक करना मतलब अपने हाथ से अपने लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी अगर तुम्हें वास्तव में निकालना है कार्यक्रम खट 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 खट, बिना टेंशन के। तो ये होना चाहिए 4 घंटे। वो कुछ अपन ने सुना होगा, कभी कभी कोई सिलेक्टेड टाइम पढ़ता है, बस 4-5 घंटे पढ़ता है, रैंक फोड़ के आ जाता है। वो सुनते हैं ना अपन कभी कभी, तो वो क्या करते हैं, वो ये चीजों को समाप्त कर लेते हैं रिलैक्स। एक पन्ने में सारी कहानी आ गई। देखो ये पूरा किताब तो किसी को याद नहीं रहती, बट इस किताब में से जो की कंटेंट्स हैं वो मेरे पास लिखे हुए हैं, मेरी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ताकि मैं उसे फटाफट देखूंगा और चीजें सेट हो जाएगी। तो वो इसमें रहता है। तो इस बार मैं यही करूंगा, शुरू के 1-2 सेशन जो लेंगे आपके बिल्कुल धीरे धीरे लूंगा, ताकि आपके नोट्स डेवलप करने की प्रैक्टिस डेवलप हो जाए। और जब नोट्स बनाने की प्रैक्टिस जब तुम्हारी हो गई, नो डाउट एक बार मैनेज जाएगी। लेकिन बाद में रिलैक्स हो जाओगे। बाद में तुम्हें जो सब मगजमारी करते हैं ना, 8-8 10-10 15-15 घंटे पढ़ते हैं, वो तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। रिलैक्स हो जाओगे, एक बार तुम्हें करना पड़ेगा बस। आ जाओ जी। अब आते हैं अपन स्टेटस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी प्री इंडिपेंडेंस। हमारी इंडिपेंडेंस कब हुई थी? 1947। अरे यार ये क्या चल नहीं रहा क्या इसमें? अरे यार, चलो ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा, मैं नोट्स नहीं बनवा पाऊंगा आज। सेव कर लेता हूँ, है ना? हाँ, वन नोट में सेव कर लेता हूँ। कहीं भी कर लें अपन, अपने क्या है। इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। चलो जी चलते हैं। ये क्या हो रहा है यार, ये ईमेल मांग रहा है कुछ। ऑनलाइन आप सभी ने लिखा? क्या हो गया? डाउनलोड्स अपन ने कहा यही सेव किया था ना? समझ आया? जो पहला अपन ने चीज करी अकाउंट्स वाली, वो समझ आ गई? अब कोई सी भी एंट्री आ जाएगी, कर लोगे? पक्का? दे दूं एक टफ एंट्री? चलो जब तक मैं ये सेट करता हूँ तब तक तुम्हें एक टफ एंट्री दे देते हैं। क्या हो गया? देखो, इसी की एंट्री को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। हाउसकीपिंग की सर्विसेज दी थी तुमने? बिल कितने का, 1 लाख का बनाया था? देखना, टीडीएस के बारे में थोड़ी पता है तुम्हें। टीडीएस क्या होता है कि जब ये तुम्हें पेमेंट करेगा, जब ये तुम्हें पेमेंट करेगा तो 10% तुम्हारा टीडीएस काट लेगा, और काट के सरकार को जमा कराएगा। ठीक है?
ये 10% तुम्हारा टीडीएस काट लेगा और काट के सरकार को जमा कराएगा, बट जीएसटी पे कभी टीडीएस नहीं करता, ये चीज ध्यान रखना बस। ये 1 लाख का बिल, ये 18,000 की जीएसटी, ये 1,18,000 का आपके पास बिल आया है, हाउस कीपिंग सर्विसेज या सिक्योरिटी सर्विसेज वॉट एवर, ठीक है। पहला तो आपको एंट्री करनी है 31 मार्च को, दूसरा आपको एंट्री करनी है 15 अप्रैल को जब आप इसका पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। या सुनो, आप तो एक ही करो बस, 31 मार्च को एंट्री करो, उसी समय टीडीएस काटना है आपको, ठीक है। कर लोगे एंट्री? 10% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करना है तुम्हें, ध्रुव को। चलो ये तुम करो, जब तक मैं इसको सेट कर लेता हूं एक बार। ध्रुव नहीं, इसकी बुक्स में प्रत्युष। हाँ ऋषभ, मैं तो इधर अपने स्टेटस पे बैच चल रहा है, आऊंगा ना अभी 4:30 बजे। हाँ, अपने को मीटिंग भी लेनी है यार, वो शेड्यूल भी कर लेना यार। हाँ वो करना है, तो मैं 4 बजे कर लो ना, 4 से मैं ऐसा करता हूँ, 4:30 से 5 बजे बच्चों के साथ सबके साथ मीटिंग कर लो। 4 बजे आ जाऊंगा मैं, कोई इशू नहीं है। हाँ मीटिंग शेड्यूल करवा दो यार बस, हाँ 4:30 का करवा दो, आधे घंटे का है ना। ठीक है। अच्छा, कौन? अच्छा, क्यों, कि रिगार्डिंग? ओके, ठीक है। हम्म, हाँ 4:30 की मीटिंग डलवा लो, और क्या है। तो आज क्या है, अपना पहला हाई प्रायोरिटी काम यही करना है यार, सबका रजिस्ट्रेशन करवा के नक्की करना है यार फटाफट, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। क्या सर, इकोनॉमिक्स पढ़ाते पढ़ाते आप कहाँ फंसा रहे हो मैं? कैश नहीं आया है, कैश नहीं आया है, कैश नहीं आया है। अरे ना तो भी कैश आया ना कुछ हुआ है, कैश तो 15 दिन बाद दोगे। अभी तो बिल आया, इनवॉइस आया है, यू हैव रिसीव्ड इनवॉइस। और टीडीएस का इम्पैक्ट भी तुम्हें अभी ही लेना होता है, एट द टाइम ऑफ बुकिंग, अभी लेना होता है, जब बुकिंग आ गया ना। अब तुम्हें टीडीएस का इम्पैक्ट भी अभी लेना होता है, टीडीएस की लाइबिलिटी है, तुम्हें सरकार को पे करना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना। चलो करो, मैं आता हूँ सबके पास एक बार देखता हूँ, देन अपन आते हैं फिर अपने। बहुत बढ़िया, तुम अब तो सही करोगे, मुझे उम्मीद है तुम सबसे, अब तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। आयान, क्या हाल है? बहुत बढ़िया, मुझे पता है अब तुम एकदम वाह। अब तुम कितने भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ गई, आसान हो गई तुम्हारे लिए। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया? क्या किया, कुछ नहीं किया, काहे परेशान करते हो सर हमें? अच्छा करो, कोशिश करो, हो जाएगा। यस सर। बहुत बढ़िया, अब तुम्हारे फंडामेंटल सबके जोरदार हो चुके हैं, एक गड़बड़ कर दी। यस, कर रहे हो। हाँ जी, हुकुम, खम्मा घनी हुकुम। जीएसटी रिसीवेबल है ना 18,000 रुपया? सही है, सही है। हाँ, बहुत ज्यादा सही कर दिया आपने, इतनी उम्मीद नहीं थी। 18,000 लिखना था आपने, तो उसको भी बाइफरकेट कर दिया, पर ठीक है, 18,000 लिख दो डायरेक्ट, जीएसटी रिसीवेबल। डीबीटी होगा वो तो, जीएसटी रिसीवेबल, जीएसटी रिसीवेबल कर दो ना। तुमने, सबने सही करी है, सबने सही करी है एंट्री, बहुत बढ़िया। तुमने देखो इसमें एंट्री क्या करनी थी, सुनो भाई, तुम मेरे गले की वाट लगवाओगे, मैं ज्यादा तेज बोलूंगा तो मेरा गला ही खराब होना यार। सुनो सुनो सुनो, हेलो, आज की ताजा समाचार है, आ जाओ आ जाओ, सुन लो, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? हाँ जी, देखो तुमने जो एंट्री करी है सबने एकदम परफेक्ट करी है। ध्रुव, ध्रुव से अपन ने सर्विसेज का बिल आया अपने पास, ठीक है।
तो दीज आर दी एक्सपेंडिचर, सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपए से, जीएसटी मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा, मेरे लिए असेट्स है, तो जीएसटी रिसीवेबल, आईजीएसटी सीजीएसटी 9,000 लिख सकते हो, बट जीएसटी रिसीवेबल लिख दो, मैं कोई इतना डिटेल में लेके नहीं आ रहा हूँ आपको। तो 18,000 समझ में आया। अब अपने को पेमेंट करना है दुर्ग को पेमेंट करना है, लेकिन टीडीएस भी तो काटना है, तो कितना पेमेंट करेंगे, 10% टीडीएस काटना है, 1 लाख का 10% 10,000, तो इसको पेमेंट 10,000 लग दो टीडीएस, और बाकी जो बैलेंस बचा दुर्ग को पेमेंट कर देंगे। समझ आया, 1,08,000, दैट विल बी दी एंट्री। करी नहीं करी, 1 लाख पे ही कटेगा जीएसटी पे, जीएसटी तो एक बिल पे लगता है ना, बिल के अमाउंट पे। चल तो बिल बिल देखो, ये तो बिल है ना, ये बिल 1 लाख का, 1 लाख तो लगेगा। चलो बढ़िया, तो तुमने फाइनली एकदम अच्छे से कर लिया है। अभी देखो थोड़े टाइम पहले तुमको बड़ा स्ट्रगल हो रहा था, है ना, बड़ा स्ट्रगल हो रहा था एंट्री करने में कि कैसे करें, और अब तुमने खट, और ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस दे दिया, वो भी तुमने खींच लिया, क्योंकि फंडामेंटल मजबूत हो चुके तुम्हारे, टीडीएस भी दे दिया। हाँ मतलब मैंने बता रहा हूँ कि दिस इज द टफ कंसेप्ट, वो भी खींच लिया, तो याद नहीं करना चीजों को कभी भी। तो चलो अब थोड़ा सा पढ़ लें यार। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, आ जाओ पढ़ लेते हैं बस। वैसे इतनी देर भी अपन पढ़ ही रहे थे, है ना, वो एक अलग चीज है। मैं हाँ अलग टॉपिक पढ़ रही थी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से थोड़ा अकाउंट्स को मजबूत कर रहे थे, बट ठीक है। नाउ कम ऑन द इंडियन इकोनॉमिक्स। हमारी इंडियन इकोनॉमी पता है लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सा नंबर है, 5th। नहीं 5th पे अपन कहाँ कहाँ गए, भी नहीं आए, नहीं नहीं है, हाँ तो 5th पे आएंगे, तो 4th पे नहीं आया। ठीक है सर, पहले 5 पे होंगे और क्या। तो अपनी इकोनॉमी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है भगवान की दया से, है ना। हाँ जापान को बीट कर देंगे आने वाले टाइम में, फिर अपन 4th पे आ जाएंगे। अभी अपन ने यूके को बीट किया है, तो आने वाले टाइम में अपन अच्छा ग्रो करेंगे। तो आने वाले टाइम में तुम्हारी डिमांड भर के है, तुम्हें पता है ना, तुम सबकी डिमांड भर के होने वाली है, भर के, भर भर के डिमांड होने वाली है। देने वाला जब भी देता देता चप्पर फाड़ के, तो मिलने वाला है तुम्हें चप्पर फाड़ के। ठीक है, बस अब इस काम को एक बार अंजाम तक पहुंचा दो बस, ठीक है ना। तो अभी तुम्हारी सिमरन, तुम्हारी किरण, और जो भी है तुम्हारी, वो सब यही होनी चाहिए, है ना। मैंने किसको सुना था कि कोई डायलॉग बोल रहा था, ए किरण, तो अब तुम्हारी सब किरण सिमरन सब यही होनी चाहिए, ठीक है। ए हाँ, इससे धोखा मत करना, समझ रहे हो तुम। तो इसके साथ ही चलना पड़ेगा तुम्हें। क्या सर आप क्या क्या करते हो, हाँ, अरे क्या बंसो। चलो बाद में पढ़ लो थोड़ा सा। अरे मैं हूं ना, अभी तो 2-3 दिन हूँ तुम्हारे साथ, काहे परेशान हो रहे हो। अभी तुम्हें तुम्हारी सबकी जीवनी भी बताऊंगा, कॉलेज की लाइफ को भी बता दूंगा, 2-3 दिनों में कोशिश करूंगा। ठीक है, आ जाओ। स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के पहले कहानी क्या थी, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। तो एक बार जस्ट ओवरव्यू कर लेते हैं। बिटवीन द 1st एंड द 7th सेंचुरी एडी, और ये आता है कभी कभी बीडी, ये क्या होता है, नहीं मैं चला नहीं पाऊंगा यार, थोड़ा सा इश्यू है। ये एडी और बीडी क्या होता है, बीडी, अरे नहीं बीडी की बात नहीं कर रहा हूं, तुमको देख के मेरे को याद आता है ना, बिफोर, देखो जीसस, जीसस जो होता है ना, जीसस के बर्थ के पहले, जीसस के बर्थ के बाद का एक टेंटेटिव फिगर ये बोलते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस बीडी, आफ्टर द बर्थ ऑफ द जीसस एडी, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो एक ठीक है, ये एक टर्मिनोलॉजी है, एक टर्मिनोलॉजी है। हाँ ठीक है, ये ऑलमोस्ट वही है ये भी। हाँ वही वही होता है, मतलब देखो बात एक ही है, ठीक है ना, बट ये कोई कोई टर्मिनोलॉजी कहाँ पे क्या लिखते हैं, कोई क्या लिखते हैं, बात वही है। बट ठीक है, उसका आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिलेवेंस नहीं है। Between the 1st or 17th century, India is believed to have had the largest economy of the ancient and the medieval world. मतलब एक्चुअली अपन बहुत रिच हुआ करते थे कोई टाइम के अंदर, हाँ सोने की चिड़िया, अपन बहुत रिच हुआ करते थे सीरियसली।
तो ये तो मामला गड़बड़ हुआ, वो अपन सब देखेंगे यहाँ पे कि क्या मामला गड़बड़ हुआ, क्या क्या पॉलिसीज लाई गई। फिर हम सोने की चिड़िया से कौन सी चिड़िया बन गए? गरीब चिड़िया बन गए, कबूतर बन गए। फिर कबूतर, एक वो कहानी सुनी तुमने, वंस देयर वाज ए कागला सिटिंग ऑन द डागला। कागला मतलब कौवा, ठीक है ना, डागला मतलब छत। तो हम मारवाड़ में थे, मैं राजस्थान से हूँ, तो हमारे यही चलती थी बचपन के। हमको इंग्लिश में बोला जाता था, अंग्रेजी आती नहीं थी। बोलते थे भैया पोयम बोलो, तो हम क्या बोले, वंस देयर वाज ए कागला सिटिंग ऑन द डागला। पानी के लिए हियर एंड देयर भागता, ऐसा। चलो आ जाओ। आज का माहौल चिल रखो, कल से अपन पूरा शिद्दत से पढ़ेंगे। आज का मैं ज्यादा पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, इसलिए मेरा ऑब्जेक्ट है कि बस ठीक है, आधा घंटा और है, लेकिन बस 10 मिनट के अंदर क्लोज करूंगा मैं, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं शांति से। Between the 1st and 17th century AD, India is believed to have the largest economy of the ancient and the medieval world. It was prosperous and self-reliant and is believed to have controlled between one third and one fourth of the wealth. तो अब यहाँ पर यार, शिट, आज ये चलेगी नहीं। तो अब ये यहाँ नोट बनता है, यहाँ नोट बनता है। हम क्या थे, हम द टॉप इकोनॉमी में आते थे। हमारे पास टोटल वर्थ का 1/5, 1/5 मतलब कितना हो गया, 20 या 25%। 20 या 25% हिंदुस्तान में हुआ करता था पूरे वर्ल्ड का, समझ रहे हो। तो ये पॉइंट अपना नोट्स में लिखने को बनता है, मेरे चल नहीं रहा तो मैं लिख नहीं सकता। अरे यार अपन ने वन नोट में ले तो लिया था ना। हाँ मैं भूल गया एक्चुअली, दिमाग में नहीं रहा मेरे। ये रहा। तो अब यहाँ अपना नोट बन जाएगा, देखो। लार्जेस्ट इकोनॉमी वॉज, लार्जेस्ट इकोनॉमी। यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा ग्रामर का यूज मत लो, की पॉइंट्स का यूज लो। नोट्स बनाने में ग्रामर का यूज मत लो, की पॉइंट्स। अब यहां से पूरा पैरा मेरा इन 2 लाइनों में खत्म हो जाएगा। एंड हम क्या थे, 1/4, या ऐसे 1/4 में मत लिखो, 20 to 25% वेल्थ वॉज इन इंडिया, ठीक है। ये लो, तो ये मेरा एक नोट बन गया। मुझे आगे फ्यूचर में कभी ये लाइन नहीं देखनी है, बस ये 2 वर्ड देखूंगा, मेरी पूरी लाइन मेरे दिमाग में छप जाएगी, है ना। इसमें बाकी क्या था, ग्रामर ही तो थी, उसका क्या करूंगा, चार डालेंगे क्या, बस ठीक है ना। जो मुद्दे की बात है वो लिख ली मैंने यहाँ पे। आ जाओ, अब देखो, कंपेयर टू विलेजेस एंड सिटीज presented more opportunity for diverse occupation, trade and gainful economic activity. कई सारी एक्टिविटीज थी पहले। Simple division of labor intertwined with the attributes such as the race, classes, gender was the basic of the structure of the village and acted as a built-in mechanism of the economy and social differentiation. कोई ज्यादा रिलेवेंस नहीं है, तो ज्यादा लिखने की, नोट्स बनाने की उसमें जरूरत नहीं है। दो, एग्रीकल्चर वाज द डोमिनेंट ऑक्यूपेशन। पहले एग्रीकल्चर ही सब कुछ हुआ करता था, बहुत एग्रीकल्चर में बहुत पैसा था उस समय। इवन नो डाउट आज भी हमारी रेवेन्यू का 60% एग्रीकल्चर से ही है, राइट। सो though agriculture was the dominant occupation and the main source of the livelihood for majority of people, country had highly skilled set of the artisans and craftsmen who produce manufacture handicraft and textile. So major अपना क्या था यहाँ पर, इस अगर लाइन को मैं बोलूं, मेजर रेवेन्यू रिसोर्स एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, और प्लस ये लिख सकते हो आप हैंडीक्राफ्ट, प्लस पीपल स्किल, पीपल स्किल। एग्जाम्पल लिख दो आप, हैंडीक्राफ्ट वगैरह वगैरह वगैरह, बस खत्म, ठीक है। सो इस तरीके से चीजें अपनी एकदम आसान हो रही है। अब फ्यूचर में अगर मेरे को इन पैरा को देखना है तो मैं कभी नहीं देखूंगा, मैं इस पैरा को सिर्फ यहां से समझ लूंगा कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, हम 20 to 25% पे राज करते थे, और हमारा मेजर पैसा एग्रीकल्चर से आता था, और एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर के साथ साथ अदर दूसरे जो पीपल बेस्ड स्किल बेस्ड एक्टिविटी थी उससे आता था। अब मुझे बताओ, ये याद करने की जरूरत है आपको? कोई काम का ही नहीं है ये एक्चुअली, इसमें जो काम की चीजें हैं वो यहाँ आ गई। ये नोट्स है, बस ये नोट्स है, ये तुम्हारे को एग्जाम में कॉन्फिडेंस दिलाएंगे कि हाँ यार समझ आ रहा है। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं ये पूरा पैरा बताओ, बता दोगे? 2 सेकंड लगेंगे, पूरा पूरा पैरा बता दोगे? पीपल स्किल्स एग्जाम्पल में लिख दो, हैंडीक्राफ्ट, आर्टिस्ट एक्टिविटी, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। तो ये तो समझाने के लिए लिखा है मैंने, ठीक है ना। अब देखो,
The advent of the Europeans and the British marked a shift in the economic history of the India. The period of British rule can divided into two sub period. जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने दो, मतलब हमारे हिंदुस्तान के दो पीरियड, दो एरा, जहां हमारी थोड़ी सी दशाओं को इन्होंने बिगाड़ दिया था, तो दो एरा। एक एरा था 1957 से 1858, मंगल पांडे आई थी शायद उस समय, 1856 मंगल पांडे वाला मामला था, मंगल पांडे सुना है क्या? और 1858 से 1947 एक अलग एरा था, ठीक है ना? हाँ, ये गांधी वाला एरा बोल सकते हो, ठीक है ना? तो ये दो एरा थे, तो हम इन दो एरा को समझेंगे। मिडिल ईस्ट कंपनी हुआ करती थी पहले एक, है ना, है ना? वो अपन इन दो एरा को समझेंगे। तो कल अपन क्या करेंगे, कल से डिस्कस करेंगे इन एरा को, ठीक है? कल से ही करेंगे, आज नहीं करते, कल से इन एरा को डिस्कस करके। हाँ, हिस्ट्री है, हाँ वैसे तो पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ू क्या? फिर नोट्स नहीं बनाते, नोट्स अपन पढ़ लेते हैं बस एक बार, जितना ये एक पेज ओवरव्यू कर लेते हैं बस। 5 मिनट, हाँ, जब तक तुम आगे का पढ़ो, ये जो दिया हुआ है ना, ये पढ़ो तुम। ये पढ़ना है, तो आया तो चपली नहीं मारी मौर्य डायनेस्टी पढ़िए क्या ये? चलो पढ़ लिया क्या? लिख रहा है ना अभी? आराम से, आराम से। हेलो, पढ़ लिया? ये कौटिल्य के बारे में बता रहा है, अर्थशास्त्र के बारे में बता रहा है ना, जहां से शुरुआत हुई थी। बट अपन आते हैं यहाँ पे, द हिस्टोरिकल legacy of the British colonialism is an important starting point to illustrate the development path of India. With the onset of the industrial revolution in the later half of the 18th, मतलब अपना जो डेवलपमेंट शुरू हुआ था, नो डाउट ब्रिटिशर्स आए थे, उसके बाद थोड़ा उन्होंने किया, मतलब वो कहते हैं ना डेवलपमेंट मतलब इंफ्रा वगैरह को प्रमोट, सारी चीजें। बाकी हम तो पुराने दर्रे पे चल रहे थे, है ना, नो डाउट पैसा लेके गए वो एक अलग बात है, बट यहाँ पे जो पंजाब से बॉम्बे जाके, बॉम्बे है, पुणे है, यहाँ पे अपन देखते हैं ना, दीज आर द प्रॉपर्टी जो एक डिफरेंट डिफरेंट व्यू में दिखती है। हाँ, बनाते तो नहीं, वो नहीं आते तो ज्यादा बढ़िया रहता। मैं तो अभी अपन सब आराम से यहाँ पढ़ रहे थोड़ी होते,
अपन तो एक्सपोर्ट, अपन दुबई के जैसे अभी की जैसे राज कर रहे होते अपन भी, है ना। अपने यहाँ टूरिस्ट लोग आते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं, ठीक है ना। क्या सर, जबरदस्ती वो आए, पढ़ाई बना के गए। क्या? चलो आ जाओ। The Indian export of the finished goods were subject to heavy traffic and import were charged lower traffic. पहले क्या था, एक्सपोर्ट बहुत था, इंपोर्ट कम था, under the policy of the discriminatory traffic followed by the British. This made the export of the finished goods relatively costlier. So export तो इन्होंने क्या कर दिया, महंगा कर दिया, कम महंगा कर दिया ताकि कम जाए, लोग वहां खरीदे ही नहीं, ठीक है ना। उनको क्या था, उनको अपना माल बेचना था, इंडिया से माल नहीं करवाना था, ताकि अगर मान लो इंडिया के पास अगर फॉरेन करेंसी आएगी नहीं तो डेवलपमेंट कैसे होगा, ग्रो कैसे करेगा। तो फॉरेन करेंसी नहीं आएगी, लो भैया बैन कर दो एक्सपोर्ट को। ये बैन तो नहीं कर सकते, महंगा कर दो, महंगा कर दो, कोई खरीदेगा ही नहीं, बोले मेरे इधर क्या खरीदना, इतना महंगा का आइटम नहीं खरीदना, राइट। और अगर आप इंपोर्ट सस्ता कर दोगे तो लोग वहां से मंगाना शुरू कर देंगे। तो ये दोनों इन्होंने पॉलिसी यहाँ पर डेवलप करी। इन दिस बैकड्रॉप द इंडियन गुड्स लॉस्ट देयर कॉम्पिटिटिवनेस। तो इस कारण से इंडिया का प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं रहा। समझ आया? मतलब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, लेट्स अज्यूम अनाज, ठीक है, अनाज हो सकता है वहां पे भी बन रहा हो। अब अनाज इंडिया सप्लाई करता था पहले सब जगह, क्योंकि अच्छे अच्छी रेट में कर पाता था। मान लो दुबई में है, मान लो यूके में है, मान लो जापान में है, रशिया में है, वहां पर अगर अनाज भेजना है तो इंडिया से खरीदते थे, ठीक है। 100 रुपए का था मान लो, लेट्स अज्यूम 100 रुपए का, उन्होंने क्या कर दिया, उसको कर दिया 250 रुपए का, ठीक है। अब वो अनाज मान लो ब्रिटिश से अगर जा रहा है, मान लो ब्रिटिश से जा रहा है, वो सारा 125 रुपए के अंदर, तो वो रसिया वाला अपने से क्यों खरीदेगा, डायरेक्ट यूके से खरीदेगा ना। तो इंडिया का मामला कम्पिटिटिव कम हो गया, खत्म हो गया। अब अनाज पड़ा पड़ा सड़ने लग गया, सड़के खराब हो गया, तो जो अपन पैसा जिस चीज से कमा रहे थे वो चीज का सोर्स खत्म कर दिया उन्होंने, अपने को कम्पिटिटिव नहीं रहने दिया। समझ आ रहा है क्या? तो यहां से हम अपना कम्पिटिटिवनेस में कम हो गए, पीछे हो गए, पिछड़ने लग गए। Consequently, the external as well as the domestic demand for the indigenous product fell sharply, culminating in the destructions of, कहाँ पे है, Indian handicraft and the manufacturing. The destruction of the Indian manufacturer mainly due to the hostile imperial policy to serve the British interest and the competitions from the machine made goods. और एक दूसरा क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स मशीन मेड गुड्स बना रहे थे, राइट, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, तो हम थोड़ा सा उन कम्पीट में हम वहां पे बैक हो रहे थे, ठीक है ना। तो ये दीज आर द मेजर रीजंस जो अपन आराम से कल देखते हैं, कल से ही करेंगे इसे, प्रॉपर नोट्स बनवा के ही करूंगा, ऐसे मेरे से मजा नहीं आएगा तुमको भी और ना मेरे को। आराम से एक एक चीज को प्रॉपर पूरा दिमाग में छपा होना चाहिए कि यार ये है फ्लो अपना, ठीक है। तो अभी क्या टाइम हो गया, 12:11 हो गई है। अच्छा, आप कोई भी तुम्हारी क्वेरी हो तो बोल दो, पहले तुम्हारी क्वेरी डिस्कस कर लेते हैं, कोई भी अगर रहे तो। ये क्वेरी है, शाहरुख खान की एक्टिंग करो है। अभी अभी मुझे ये बताओ, 20 अप्रैल 20 जून को एग्जाम है, कंटिन्यू है या एक गैप है? किसमें है एक गैप? अच्छा, एक दिन छोड़ के एक दिन है क्या? वाह यार, मस्त है। तो फिर तो तुम्हें ढंग से तैयारी कर लो, मजा आ जाएगा, फिर तो रिलैक्स रहोगे उस टाइम में। एक दिन का गैप होना तो बहुत बड़ा एडवांटेज है यार, ये अभी हुआ है, हमारे टाइम में तो नहीं था। इंटर में शायद, इंटर में है, फाउंडेशन पे भी कर दिया, पहले नहीं हुआ करता था ना तुम्हारा गैप। पहले भी गैप था या अभी हुआ है ये, आइडिया नहीं है। तुम्हारे टाइम में था क्या गैप, था मतलब? अच्छा, वो तुमने, मैंने एक चार्ट बनाने का बोला था, बनाया नहीं बनाया? बनाया है अभी? चार्ट लाए हो क्या? चार्ट चार्ट नहीं लाए, बट बनाया हुआ है, पता है टॉपिक में क्या क्या है, कितना कितना हो गया।
नहीं तो तुम्हारे पे ग्रिप तुम्हारी कितनी है, मैंने उसमें एक बताया था कि तुम्हारी ग्रिप चेक करने के लिए कैसे करें कि ये टॉपिक मुझे आता है नहीं आता है। वो चार्ट लेके आना एक बार, कल एक बार देखते हैं, ओवरव्यू करते हैं। लेके आओगे सब आप? क्या हो गया, इतने उदास उदास क्यों हो? किसी की यादें आ रही है? नहीं किसी, नहीं तो ऐसा हो जाएगा उनके साथ, किसी की यादों में खोए हुए, ख्वाबों में अब जो समा लिया। आए, हाँ मेरा फेवरेट है शाहरुख खान। नहीं नहीं, गाने तो मैं कोई भी गा दूंगा यार, गाने में शाहरुख खान का क्या लेना, गाए गाना तो कोई भी गा दूंगा। चलो आज मैं इतना ही पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, बट तुम्हारे से डिस्कशन कर लेता हूँ बाद में अभी सेशन कंप्लीट होने दो फिर। क्या कह रहे हो? शाहरुख खान नाराज हो जाए वही यार। बाकी इसके पहले कोई टेस्ट वेस्ट दिया तुमने? नहीं दिया अभी तक? कल दिया था? कितना आया मार्क्स? कितने, कैसे हो पेपर? अच्छा, हो गया सारा सो का टन? अंदर से कॉन्फिडेंस है कि हाँ मस्त हो गया? अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मजा आ गया बस। आपने भी दिया? अच्छा, कल का पेपर कैसा हुआ? बढ़िया हो गया? क्या था मेजरली, क्या कवरेज में था? सारे नहीं सारे सब्जेक्ट नहीं, सारे टॉपिक्स कवर थे? तुम्हारे फाइनल अकाउंट भी है? सब है ना? बैंक रिकैंसिलेशन वगैरह सब है? चलो बढ़िया बढ़िया, फिर तो कल मिलते हैं अपन। ओके बाय, ऑनलाइन बाय बाय।